हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रमेश कुमार ठाकुर और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो साइबर क्राइम है वो क्या होता है और कैसे इसका क्या नेचर है। तो जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है, हमारे पास ग्लोबल कम्युनिकेशन और डिजिटल ट्रांज़ैक्शन के नए-नए तरीके विकसित हो गए हैं। बट यही सेम चीज़ जो है क्रिमिनल के लिए भी बहुत ही आसान हो गई है नए-नए तरह के क्राइम परफ़ॉर्म करने के लिए यूज़िंग दिस डिजिटल एनवायरनमेंट। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में जो काम होते हैं डिजिटल एनवायरनमेंट में, उसे ही साइबर क्राइम कहते हैं। तो उनके कुछ नेचर होते हैं जैसे कि बॉर्डरलेस होता है, ज़रूरी नहीं है कि एक देश के अंदर ही सीमित रहे, एक देश से दूसरे देश में क्राइम हो जा रहे हैं। उसके बाद ग्लोबल रीच होता है, बहुत जल्दी विक्टिम्स जो है एक देश से दूसरे देश में अटैक कर पाते हैं, ठीक है? इंटरनेट का ज़माना है और ये बहुत ही सीरियस चैलेंज है क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट अभी तक इसके लिए बहुत ही अच्छी-सी रूल्स फ्रेम नहीं कर पाई है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में हो सकता है एक देश में बैठा हुआ इंसान दूसरे देश के इंसान को चीट कर रहा हो और वो तीसरे देश का वीपीएन यूज़ कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, वो ये साइबर क्राइम को काफ़ी बढ़ावा देती है। तो चलिए स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं फिर से। तो मीनिंग एंड डेफिनिशन में थोड़ा देख लेंगे। तो डेफिनिशन क्या कहता है साइबर क्राइम क्या होता है? तो ये है कि साइबर क्राइम एक ऐसा इल्लीगल एक्टिविटी है जिसमें कंप्यूटर, डिजिटल डिवाइस और नेटवर्क, इंटरनेट इन सब का यूज़ होता है कोई भी इल्लीगल एक्टिविटी के लिए, तो इसको ही साइबर क्राइम कहते हैं। और ये साइबर स्पेस में किया जाता है या साइबर स्पेस के थ्रू किया जाता है। तो एक ऐसा क्राइम है जिसे साइबर स्पेस के थ्रू या साइबर स्पेस में किया जाता है और इसमें इल्लीगल यूज़ होता है डिजिटल डिवाइस का, नेटवर्क का एंड कंप्यूटर्स का। ठीक है? तो इसे ही साइबर क्राइम कहते हैं। ये इसका डेफिनिशन हो गया। तो इसमें लीगल अगर चीज़ें देखी जाएँ तो कंप्यूटर को क्या करते हैं इंस्ट्रूमेंट और टारगेट की तरह यूज़ करते हैं लीगल डेफिनिशन में अगर देखा जाए तो। और टेक्निकल डेफिनिशन में देखा जाए तो ये सिस्टम पे अटैक है जिसमें हम वल्नरेबिलिटी ढूँढ के किसी भी नेटवर्क सिस्टम को अटैक कर देते हैं, ठीक है? तो इसमें कंप्यूटर का क्या-क्या रोल है, ये हमें जानना है। तो कंप्यूटर को 3 तरीके से यूज़ किया जाता है साइबर क्राइम में। या तो एक टारगेट की तरह यूज़ किया जाता है, मतलब किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे हमें क्राइम करना है, उसे टारगेट बना के जैसे किसी सर्वर को हैक कर लेना या डेटा डिस्ट्रॉय कर देना किसी कंप्यूटर का, कोई मैलवेयर या कोई वायरस वगैरह छोड़ देना किसी सिस्टम पे, तो वो टारगेट की तरह इस्तेमाल हो गया। कंप्यूटर को एज़ ए टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड। तो टूल में जैसे अगर हम किसी के ऊपर कोई अटैक कर रहे हैं, कोई वायरस भेज रहे हैं, ठीक है? या फिर कोई स्कैम कर रहे हैं, फिशिंग वगैरह, तो उसमें कंप्यूटर की मदद से कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है। तीसरा होता है बोथ मतलब कंप्यूटर एक टारगेट भी है और टूल भी है। जैसे मान लीजिए किसी सिस्टम में अनऑथराइज़्ड एक्सेस करके हम वहाँ के कॉन्फिडेंशियल डेटा को चुरा ले रहे हैं, स्टील कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो यहाँ जिस कंप्यूटर पे अटैक हो रहा है, उसी को टूल की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से कंप्यूटर एज़ ए टारगेट, एज़ ए टूल या बोथ की तरह यूज़ हो रहा है, टारगेट एंड टूल बोथ, है ना? नाउ अब हम देख लेते हैं कि साइबर स्पेस क्या है? अभी जैसे हमने बोला ना कि साइबर क्राइम एक ऐसा इल्लीगल एक्टिविटी है जो साइबर स्पेस में किया जाता है। तो साइबर स्पेस जो है ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट है, ठीक है? ऐसा कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं है इसका। ये एक ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट है जो कि इंटरकनेक्टेड डिजिटल सिस्टम से बनता है। और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल है, इसका कोई फिजिकल एक्जिस्टेंस नहीं है। यही होता है साइबर स्पेस। तो इसके कंपोनेंट क्या-क्या होते हैं? इसके कंपोनेंट हो सकते हैं इंटरनेट एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं आपस में। देन मोबाइल नेटवर्क्स एंड क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म ये सब भी जुड़े हुए हैं एंड सोशल मीडिया और ऑनलाइन डेटाबेस ये सब जो है साइबर स्पेस में आते हैं, ठीक है? अब साइबर क्राइम जो है ये इसी साइबर स्पेस में होता है जिसकी वज़ह से इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है। पता ही नहीं चलता है कि कौन से जगह की पुलिस इसे इन्वेस्टिगेट करेगी और कौन-सा लॉ इस पे किस कंट्री का लॉ लगेगा, ठीक है? नाउ अब स्कोप में चेक कर लेते हैं कि इसका स्कोप कहाँ-कहाँ पे है। सबसे पहला तो इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करता है ये। क्योंकि मान लीजिए कोई भी इंसान है, उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाती है। मतलब उसकी आइडेंटिटी चुरा के कोई क्राइम हो जाता है, तो ये भी साइबर क्राइम है। उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो जाता है, ठीक है? फिशिंग वगैरह जैसे कुछ पैसे उसके ठग लिए जाते हैं। देन साइबर स्टॉकिंग मतलब किसी पे स्टॉकिंग हो रही है, नज़र रखी जा रही है, कहाँ जा रहा, नहीं जा रहा, उसके बारे में सारी चीज़ें। देन प्राइवेसी वायलेशन ये भी एक तरह का जैसे किसी का सीसीटीवी हैक करके किसी के प्राइवेसी में आप दखल-अंदाज़ी कर रहे हो, ये भी साइबर क्राइम है। एंड फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, जैसे किसी का पैसा अगर चला जाता है साइबर क्राइम के थ्रू तो उसको फाइनेंशियल लॉस होता है, तो ये सब चीज़ें इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट करती है साइबर क्राइम में। फिर से ये ऑर्गेनाइज़ेशन पे भी इफ़ेक्ट डालती है साइबर क्राइम, कैसे? जैसे किसी ऑर्गेनाइज़ेशन का डेटा ब्रीच हो गया, डेटा लीक हो गया,
ठीक है? तो ये भी साइबर क्राइम है। आईपी थेफ्ट हो जाता है, किसी का डिज़ाइन जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो जो है वो चुरा लिया जाता है, ये भी साइबर क्राइम है। देन बिज़नेस स्पॉयनेज ये होता है कि अगर किसी बिज़नेस के ऊपर कोई मान लीजिए किसी तरह का ऐसा होता है ना कि जासूसी करवा रहा है, कोई कंपनी किसी दूसरे कंपनी का, तो ये भी साइबर क्राइम होता है, इसको स्पॉयनेज बोलते हैं। एंड रैनसमवेयर अटैक मान लीजिए किसी कंपनी के सारे कंप्यूटर्स लॉक कर दिए गए और बोले कि पैसे दो, रैनसम दो, तभी हम सारे डेटा को अनलॉक करेंगे। तो इस तरह के अटैक ऑर्गेनाइज़ेशन पे होते हैं। देन गवर्नमेंट पे भी इसका असर पड़ता है, स्कोप में गवर्नमेंट भी आती है, जैसे साइबर स्पॉयनेज। इसमें क्या है कि पूरी-पूरी कंट्री पे एक जासूसी हो रही होती है यूजिंग साइबर सिस्टम्स, ठीक है? तो ये साइबर स्पॉयनेज होता है। अटैक ऑन क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मान लीजिए कहीं का गैस पाइपलाइन हो गया, ऑयल हो गया, जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उन सब पे अटैक हो रहा है यूजिंग साइबर स्पेस। तो वो हो गया साइबर क्राइम इन गवर्नमेंट एंड साइबर टेररिज्म कि मान लीजिए साइबर के थ्रू कहीं पे दहशत फैला दी गई, कोई ऐसी बात फैला दी गई जिससे लोगों में दंगे फैल गए, आंतरिक अशांति हो गई, गृह युद्ध जैसा माहौल हो गया। तो ये सब गवर्नमेंट पे असर पड़ता है यूजिंग साइबर क्राइम, ठीक है? तो ये 3 तरह के स्कोप होते हैं, इंडिविजुअल पे हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे हो सकते हैं और गवर्नमेंट पे भी हो सकते हैं। अब देख लेते हैं क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्लासिफिकेशन में अभी जस्ट हमने देखा 3 तरह के क्लासिफिकेशन है कि बेसिक क्लासिफिकेशन कहता है कि साइबर क्राइम जो है ये एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो अभी जस्ट हमने तीनों देख ही लिया। अब इसको हम फिर से डिटेल में नहीं देखेंगे। अभी तो हमने जस्ट इसको कर लिया है कि इंडिविजुअल के अगेंस्ट जैसे किसी को साइबर बुलिंग या हरासमेंट कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए हैकिंग हो गया या कोई कॉर्पोरेट थेफ्ट हो गया एंड सोसाइटी के अगेंस्ट जैसे साइबर टेररिज्म दहशत फैला दिया गया या कोई मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फैला दिया गया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है क्या-क्या साइबर क्राइम का? सबसे पहला तो बॉर्डरलेस। तो यहाँ साइबर क्राइम में कोई बॉर्डर नहीं होता है। कोई एक जगह का आदमी मान लीजिए कोई इंसान केन्या में बैठा हुआ है, ठीक है? और वो मान लीजिए रसिया का वीपीएन यूज़ कर रहा है और उसने क्राइम कर दिया ब्राज़ील में, ठीक है? तो इस तरह से मल्टीपल कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो गई, तो बॉर्डरलेस नेचर है, ठीक है? एनोनिमिटी है क्योंकि वीपीएन का यूज़ हो रहा है, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि कौन बंदा एक्चुअली में साइबर क्राइम कर रहा है, एन्क्रिप्शन का यूज़ हो रहा है। देन हाई स्पीड, बहुत ही जल्दी-जल्दी ये चीज़ें अटैक होती है कि मान लो विदिन सेकंड्स जो है, ये चीज़ें अफ़ेक्ट करती है क्राइम। इसीलिए स्पीड बहुत हाई है। देन ऑटोमेशन होता है, वो बोट्स के थ्रू भी लोग जो आजकल एआई की मदद से बहुत सारे बोट्स बन गए हैं, वो भी इस यूज़ में आने लगे हैं साइबर क्राइम में ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट आने लगते हैं। देन हार्ट डिटेक्शन इसीलिए क्योंकि कई बार तो नोटिस ही नहीं होता है कि हमारा डेटा लीक हो गया है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो ये सब नेचर है जिसकी जो साइबर क्राइम को इम्पोर्टेंटली हम कैरेक्टरिस्टिक्स में रख सकते हैं, ठीक है? नाउ अब देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल क्राइम और साइबर क्राइम में डिफरेंस क्या है? तो कुछ फीचर्स हैं यहाँ पे इस साइड दिए हुए, इनके बेसिस पे हम चेक करेंगे कि क्या डिफरेंस है। सबसे पहले प्रेजेंस के बेसिस पे। तो जो ट्रेडिशनल क्राइम है, उसमें फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी होती थी। कहीं पे मान लीजिए किसी को चोरी करनी है, तो वहाँ उस घर में घुसना होता था फिजिकली। बट अब साइबर क्राइम में रिमोट एग्जीक्यूशन हो जाता है। कहीं भी कंप्यूटर पे बैठ के दूसरी जगह के लोगों को ठग लिया जा सकता है। फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है। देन इम्पैक्ट, इन इसका इम्पैक्ट जो लोकल या रीजनल होता था, मान लीजिए कहीं पे चोरी हुई, तो उस गली मोहल्ले, उस शहर में उसका इम्पैक्ट होगा। बट इसका ग्लोबल इम्पैक्ट होता है क्योंकि कहीं से भी पूरे कंट्री को भी इफेक्ट किया जा सकता है, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं कि लोकल या रीजनल इम्पैक्ट ही होगा। देन स्पीड में स्लोअर एग्जीक्यूशन, कहीं भी कोई क्राइम होता था, चोरी या डकैती, तो धीरे-धीरे उसको एग्जीक्यूट किया जाता था। टाइम लगता था वहाँ करने में। बट ये वेरी फ़ास्ट हो गया है, किसी के बैंक अकाउंट को हैक करके उसमें से कुछ सेकंड्स में पैसे उड़ाए जा सकते हैं। इसमें 1-2 घंटे की भी ज़रूरत नहीं है। देन ट्रेसेबिलिटी, इसको आइडेंटिफ़ाई करना थोड़ा-सा ईज़ी है कि जहाँ पे क्राइम हुआ है फिज़िकल वर्ल्ड में, तो वहाँ के अगर सीसीटीवी हो या किसी का मोबाइल नेटवर्क अगर कोई संदिग्ध हो, तो उसके थ्रू हम ट्रेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे ट्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। लोग वीपीएन का यूज़ करते हैं साइबर क्राइम क्रिमिनल एंड पता ही नहीं चलता है कि कौन किसने क्राइम किया। देन ज्यूरिडिक्शन, इसका ज्यूरिडिक्शन बहुत ही क्लियर रहता है कि अगर मान लीजिए कोई क्राइम जो है कोई पर्टिकुलर सिटी में हुई है, ठीक है? तो उस पर्टिकुलर सिटी की पुलिस जो है वो ज़िम्मेदार है और वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करेगी। बट साइबर क्राइम जो है वो एक जगह से बैठे हुए मान लीजिए मैंने बोला कोई एक कंट्री में बैठा हुआ है, बी कंट्री का वीपीएन यूज़ कर रहा है और सी कंट्री में क्राइम कर रहा है। तो पता ही नहीं चलता है कि ज्यूरिडिक्शन किसका है, ए का है, बी का है या सी का है। तो ये एक ज्यूरिडिक्शन में भी डिफरेंस है यहाँ पे ट्रेडिशनल क्राइम से। तो चलिए और देख लेते हैं कि ग्रोथ के क्या-क्या रीज़न हैं। तो सबसे पहले तो रैपिड डिजिटलाइज़ेशन, जितनी तेज़ी से हमारा डिजिटल वर्ल्ड इवॉल्व हुआ है, साइबर क्राइम भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ा है, ठीक है? और इंक्रीज़्ड यूसेज, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे लोग हैं, इसलिए अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, पहले इतना ऑनलाइन का ज़माना नहीं था, तो साइबर क्राइम भी कम होता था। देन डिजिटल पेमेंट, आजकल तो हर जगह छोटे से छोटे अगर कोई कहीं पे गोलगप्पे भी खाता है, तो यूपीआई ही करता है। तो डिजिटल पेमेंट जितना बढ़ा है, तो फाइनेंशियल फ्रॉड भी उतना ज़्यादा बढ़ गया है। देन लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों में अवेयरनेस काफ़ी कम है, साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिस लोग अभी भी बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, उसकी वजह से भी साइबर क्राइम
ग्रोथ हो रहा है। देन हाई प्रॉफिट लो रिस्क, इस क्राइम में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, रिस्क बिल्कुल कम है क्योंकि डिटेक्ट होने का चांस बहुत कम रहता है, इसलिए लोग बहुत सारे नए क्रिमिनल्स इस लाइन में अपना करियर आज़माते हैं। देन वीक लॉज़, लॉज़ जो है अभी भी बहुत वीक हैं क्योंकि प्रॉपर साइबर क्राइम को लेके ऐसे लॉज़ बने नहीं थे। अभी कुछ-कुछ लॉज़ बने हुए हैं बट वो भी अभी पूरी तरह से मतलब स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें गैप्स हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं साइबर क्राइम के ग्रो होने की वजह। नाउ अब इम्पैक्ट क्या-क्या होता है? सबसे पहला तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होता है, पैसे वाला। कैसे? जहाँ भी साइबर क्राइम हो, चाहे किसी इंसान पे हो, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन पे हो या किसी कंट्री पे हो। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल लॉस होता है इकोनॉमिक में, उसको पैसे की लॉस हो जाती है। रिकवरी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बार तो होता ही नहीं है और सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? तो इकोनॉमिक लॉस है इम्पैक्ट साइबर क्राइम का। देन सोशल, लोगों का ट्रस्ट जो है वो उठ जाता है, ये डिजिटल सिस्टम से लॉस ऑफ ट्रस्ट हो जाता है एंड जिसके साथ ठगी हुई हो उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है? वो तो डरने लगते हैं कि हम अब कुछ भी ऑनलाइन यूज़ करने से भी उनको बहुत डर लगता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? डेटा लॉस हो जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, मान लीजिए साइबर क्राइम से किसी का डेटा लीक हो गया है, तो लॉस हो गया डेटा का। एज़ वेल एज़ उसका रेपुटेशन भी डैमेज हो गया। अब जो भी लोग उस कंपनी को यूज़ कर रहे थे, उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे थे, अब उनको डर लगेगा कि अरे! इस कंपनी से तो डेटा लॉस हो जाता है। इसीलिए रेपुटेशन डैमेज हो गया और लीगल पेनल्टीज़ भी लग जाती है कई बार। कोर्ट ने कोई पेनल्टी लगा दी कि आप अपने यूज़र का डेटा सेव नहीं रख सके, अच्छे से सिक्योर नहीं कर पाए। ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ेशन पे आती है और साथ ही साथ नेशनल सिक्योरिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है गाइज़। सो जैसे स्पायनेज हो गया, किसी पूरे देश पे ही जासूसी की जा रही है। ये कोई दूसरा देश भी करवा सकता है या कोई साइबर ग्रुप भी करवा सकता है पैसे लेके किसी के कहने पे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक हो जाता है, कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लो वाटर पाइपलाइन हो गया, गैस हो गया, बिजली हो गई, इन सब पे अटैक हो सकता है यूजिंग साइबर। देन थ्रेट्स टू सॉवरेनिटी, मतलब किसी देश की अखंडता और संप्रभुता पे भी अटैक हो जाता है साइबर के थ्रू, ठीक है? साइबर स्पेस के थ्रू। नाउ अब साइबर सिक्योरिटी का क्या रोल है और इम्पोर्टेंस क्या है? तो हम साइबर क्राइम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी तभी से जो हम साइबर क्राइम पे इतना चर्चा कर रहे हैं उसका ये कारण है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को तो हम अनअवॉइडेबल है, अवॉइड कर ही नहीं सकते। आजकल जितना डिजिटलाइज़ेशन हो गया है, अगर हम डिजिटल वर्ल्ड को यूज़ ना करें तो हम बहुत पीछे रह जाएँगे और बहुत सारे काम कर ही नहीं पाएँगे। क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी सुविधाएँ भी हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड स्कीम भी हैं, वो सब डिजिटल हो गई हैं। सो अवेयरनेस जो है फैलाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे ही हम विक्टिमाइज़ेशन से बच सकते हैं, हमारे साथ क्राइम ना हो, अवेयर होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ नेशनल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? अब साइबर सिक्योरिटी का क्या-क्या रोल है? साइबर सिक्योरिटी क्या करता है? डेटा को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है और नेटवर्क रिलेटेड भी हमारी सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है। उसके बाद जो अनऑथराइज्ड एक्सेस है, उसको भी प्रिवेंट करने में हमारी मदद करता है साइबर सिक्योरिटी। साथ ही साथ अगर कोई इंसिडेंट हो गया है, तो उसको डिटेक्ट करना और उस पे रिस्पॉन्ड करना भी साइबर सिक्योरिटी की मदद से ही हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो हम साइबर सिक्योरिटी की मदद से आसानी से कर सकते हैं। अब आ गया एथिकल डायमेंशन एंड केस एग्ज़ाम्पल। तो एथिकल एंड लीगल इश्यू क्या-क्या हैं? एथिक्स ये कहता है कि हम कैसे रिस्पॉन्सिबल यूज़ करें अपने डिजिटल सिस्टम्स का, प्राइवेसी की कैसे रिस्पेक्ट करें और मिसयूज़ ना करें किसी भी साइबर स्पेस का, ठीक है? और लीगल डायमेंशन कहता है कि डिफरेंट-डिफरेंट जो लॉज़ हैं ग्लोबली उसको हम समझेंगे, देन एविडेंस में क्या-क्या चैलेंजेस हो सके वो जानेंगे और जुडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो हम समझेंगे। नाउ अब एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है फिशिंग अटैक का। तो आपने फिशिंग अटैक का नाम बहुत सुना होगा कि लोग ऐसे फ़ोन करते हैं या ईमेल भेजते हैं जैसे कि वो जेन्युइन किसी कंपनी से हो, किसी बैंक से हो और उसके थ्रू यूज़र के डेटा को हैक करके उसके ट्रांज़ैक्शन कर लेते हैं बैंक रिलेटेड या कुछ उसको नुकसान पहुँचा देते हैं। जैसे कोई फेक ईमेल आया मान लीजिए कोई ट्रस्टेड सोर्स से, ठीक है? और विक्टिम उस किसी लिंक पे क्लिक किया, पता चला उस लिंक पे क्लिक करने से उसका जो है उसके सिस्टम में कोई वायरस आ गया या कुछ उसके डेटा जो है लीक हो गई और फिर उसके डेटा का यूज़ करके उसका पैसा निकाल लिया गया या उसका कुछ अलग मिसयूज़ कर लिया गया। तो ये सब फिशिंग अटैक का एग्ज़ाम्पल है, ये एक तरह का साइबर क्राइम है, ठीक है? इसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल जो है अभी एक सीरीज़ आया था जामतारा करके, उसमें बहुत दिखाया गया है कि कैसे ये लोग डिफरेंट-डिफरेंट बैंक्स वाले होके फ़ोन करते हैं कि आपका कार्ड एक्सपायर हो गया है या आपके बैंक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है और उसके थ्रू कुछ डेटा माँग लेते हैं, ओटीपी माँग लेते हैं और साइबर क्राइम उस इंसान के साथ हो जाता है, उसका पैसा लॉस हो जाता है या कोई दूसरा साइबर क्राइम हो जाता है। तो हमें साइबर क्राइम का जो ये चैप्टर है ये पढ़ने से ये मदद मिलेगी कि कैसे इस तरह के अटैक से बचें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएँ और कैसे साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करके हम एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बन सकते हैं, इस देश को साइबर क्राइम से मुक्ति दिला सकते हैं। ठीक है? अब ये थोड़ा-सा देख लेते हैं कि क्या-क्या चैलेंजेज़ हैं जो साइबर क्राइम को कॉम्बैट करने में यानी रोकने में आते हैं। सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी तेज़ी से बढ़ी है ना कि हम इसको थोड़ा-सा दिक्कत आ जाती है इसको रोकने में। देन स्किल गैप बहुत हो गया है, साइबर सिक्योरिटी के प्रोफेशनल्स का बहुत शॉर्टेज है।
इसीलिए हमारे पास स्किल की थोड़ी-सी कमी है। द जुरिडिक्शनल इश्यू जैसे मैंने बोला क्रॉस बॉर्डर लीगल इश्यू हो जाते हैं, एक देश से दूसरे देश में अगर कोई कोई क्राइम होता है तो फिर उसको साथ में 2 पुलिस मिलके काम करने में बहुत दिक्कत होती है। देन इनएडिक्वेट लॉ कोई ऐसा प्रॉपर लॉ नहीं है जो पूरे ग्लोबली लगे कहीं पे और हम सही से चीज़ों को टैकल कर पाएँ। एंड लिमिटेड अवेयरनेस अभी भी लोगों में अवेयरनेस की कमी है जिसकी वजह से साइबर क्राइम इतना बढ़ गया है। ठीक है? तो ये जो चैलेंज है इसके लिए ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए और कंटीन्यूअस लर्निंग की ज़रूरत है, कि कैसे इन चीज़ों को हम टैकल कर पाएँ। तो यही था हमारा फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम और आगे के यूनिट में हम देखेंगे जैसे इवोल्यूशन कैसे हुआ कैटेगराइजेशन ऑफ साइबर क्राइम। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक